हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टीजीटी कमीशन के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। और केमिस्ट्री का हमने 95 to 97% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। एक दो चैप्टर बचते हैं, विद द टाइम मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज से हम अपना जो फिज़िक्स का सेक्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 11th और 12th की कंप्लीट जो है फिज़िक्स वो भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम केमिस्ट्री को डिस्कस करा था, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स का हमारे पास सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट 11th क्लास का, ठीक है। पहला जो आपका जो चैप्टर है वो आपका फिजिकल वर्ल्ड, उसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आते, मतलब जो भी उसमें चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आगे हमने डिटेल में करनी है, तो वहीं पे वो सारा कवर हो जाएगा, तो वो चैप्टर हम नहीं करने वाले हैं। तो हम यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आपको मे भी आती भी होंगी कई सारे स्टूडेंट्स को, बिकॉज जब आप टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठे हो तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। बट मैं अपनी तरफ से स्टार्टिंग से आपको सारी चीज़ें करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज़ों में कैसे किसी की यूनिट फाइंड करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये ऑर्डर होता क्या है फिज़िक्स में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट ना रहे, तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करा है, ठीक है। बात वही आता है नोट्स की। नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो अभी तो कंप्लीट नोट्स नहीं होंगे, जैसे ही कंप्लीट नोट्स होंगे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, तो आप हमसे नोट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, कि जो जितने भी फिजिक्स के लॉज बने हुए हैं और जो कोई क्वांटिटीज़ है जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। हमारे पास दो तरह की होती है। पहली क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो नोन एज अ बेस क्वांटिटी, विच मीन्स कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी वो जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती हैं, तो वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको हम बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, मे बी आप इसके बारे में फेमिलियर होंगे, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and luminous intensity तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करी। तो मास है, मास ही रहेगा, मास के ऊपर क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड, ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है हमारा डेराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, डेराइव क्वांटिटीज़, तो विच कैन बी डेराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कि जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डेराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीड लिखूँ अगर मैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो लेंथ और टाइम से मतलब हम फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनसे हम डेराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वॉल्यूम इज़ अ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो वो हमारी लेंथ के अंदर ही आ गई। तो वो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव करते हैं वो क्या होती है हमारे पास, डेराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट। पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल यूनिट के बारे में। फिजिकल यूनिट क्या है हमारे पास, देखो तो फिजिकल यूनिट्स में क्या लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the physical quantity
ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट। यानी कि जो भी आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है या एक मास, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम मास के बारे में बात कर रहे हैं? तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ को बता दिया गया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट को बता दिया गया, वो फिजिकल यूनिट है। जैसे आपको कोई बोले कि वो चीज़ इतने किलोग्राम की है, तो मतलब विच मीन्स किलोग्राम, वो उसके मास की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे आप शुगर लेने जाओगे तो आप ऐसे बोलोगे कि मेरे को 2 kg शुगर चाहिए, 4 kg शुगर चाहिए, बिकॉज उसमें जो मास है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मास को यूनिट दी गई है kg, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है kg, तो उसी को यूज़ किया जाता है। जैसे आप कोई फैब्रिक के शॉप में जाएं, कोई भी आपको फैब्रिक लेना हो तो आप हमेशा ऐसे बोल दो 1 मीटर फैब्रिक चाहिए, 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। कभी आप ऐसे थोड़े बोल दो कि 1 kg फैब्रिक चाहिए, 2 kg फैब्रिक चाहिए। हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक पर्टिकुलर यूनिट दी गई है ताकि हम उसको पहचान सकें हम किस यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो फिजिकल यूनिट आ। तो हमारे पास जो फिजिकल यूनिट है उसकी जो टाइप्स है उसकी बात करें तो हमारे पास आती है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। कौन सी यूनिट्स आती हैं हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट्स। देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। So the units neither derive nor they can be resolved into more simpler units। ऐसी यूनिट्स जिनको ना तो हम डेराइव कर सकते हैं और ना ही सिंपलर फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो भी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, तो उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसने भी हमारा केमिस्ट्री सेक्शन करा है तो उसको पता होगा, हमने ये केमिस्ट्री में भी डिस्कस करा था। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। क्वांटिटीज़ हमने देख ली, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो मास है उसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम, लेंथ है मीटर, टाइम है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, टेम्परेचर है केल्विन। अभी जैसे टेम्परेचर हम बोलते हैं आज 40 डिग्री है, आज 70 डिग्री है, वो डिग्री सेल्सियस में है, बट इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन। आगे जाके हम यूनिट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे पास यूनिट्स अलग अलग टाइप्स की कैसे होती है। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि है मोल, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट होती है कैडेला। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी मतलब लाइट कितनी ब्राइट है। अगर डिम लाइट हो तो हम बोलेंगे उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट हो, तिखी लाइट हो, तो उसको बोलेंगे हम उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुई। तो ये आई हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे वहाँ पे हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज़ थी, यहाँ पे भी डेराइव यूनिट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है डेराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, कि जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उनसे हम इनको ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैंने वेलोसिटी लिखी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी, आगे जाके हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड अपॉन में टाइम। सॉरी दैट वेलोसिटी एंड स्पीड तो सेम होती है हमारे पास। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसी तरह हमारे पास है एक्सलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये ऐसी यूनिट्स है जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से डेराइव कर रहे हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी आई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज लेंथ और ये टाइम, तो ये फंडामेंटल यूनिट। अब एक्सेलरेशन किससे आ रही है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी को फर्दर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें फोर्स लिखनी हो तो फोर्स होती है हमारे पास मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास इंटू में एक्सेलरेशन। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म मैंने लिखी है एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डेराइव्ड यूनिट, जिनको हम किससे, डेराइव्ड यूनिट्स हमारे पास वो वाली यूनिट्स होती हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स से क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप्स की यूनिट्स आती है, दैट इज़ योर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है हमारे पास, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल जो भी हमारे जो ज्योमेट्रीज में शेप्स होती हैं, लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, जो 2D में शेप्स होती है उसका एंगल अगर हमें मेजर करना हो वो प्लेन एंगल है, उसकी यूनिट होती है रेडियन, RAD से लिखते हैं। अभी सॉलिड एंगल जैसे हमारे पास 3D में शेप होती है, जैसे कोन है हमारे पास, ठीक है, कोन, तो कोन का एंगल अगर हमें मेजर करना हो तो उसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है सॉलिड एंगल, स्टीयररेडियन उसकी यूनिट आ जाती है, ठीक है।
इसके बाद अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डायमेंशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है डायमेंशन फॉर्मूला किसका क्या है, या किसका डायमेंशन फॉर्मूला किसके साथ सेम होगा। तो उसके लिए आपको बेसिक जो डेराइव्ड यूनिट्स है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट्स है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास डायमेंशन। पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब जो डायमेंशंस होते हैं उसमें क्या है कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसमें 3 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है हमारी, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, इनकी पावर्स लगती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आपने देखा होगा डायमेंशन फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं MLT। यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है, ABC आर द पावर्स ऑफ अ मास, लेंथ, टाइम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। सम डायमेंशनल फार्मूलाज। अब हम डायमेंशनल फार्मूलाज लिखेंगे। देखो जितने भी मैंने यहाँ पे ये फार्मूलाज लिखे हैं, आगे आगे आप देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सब भी आपको याद हो जाएगा, पर इन जितने भी मैंने यहाँ पे फार्मूलाज लिखे हैं उनको आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिजिक्स थोड़ी सी ईजी लगेगी। लाइक अभी एरिया है, देखो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो देखो लेंथ भी हमारा डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मतलब डिस्टेंस इन द सेंस लेंथ हो गए, 2 लेंथ हो गई। तो हम देखो डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT की फॉर्म में, L की पावर तो 2 आ गई, T भी 0, L भी 0, क्योंकि L और T तो है ही, M और T तो है ही नहीं है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, M0 L2 T0, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, एक तरह से लेंथ, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। अब देखो मास तो है नहीं, तो मास की यूनिट क्या आ जाएगी, 0। तो L की पावर 1 आ जाए। अब T की पावर भी 1 है, बट T डिनोमिनेटर में है। बेसिक मैथ्स होता है ना, तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म को ऊपर लेके आते हैं तो वो माइनस में पावर हो जाती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 भी इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम। देखो आप इसको दोनों वे से कर सकते हो। अगर तो आपको वेलोसिटी का आता है, वेलोसिटी का यहाँ पुट करके टी का उसके साथ रिलेट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया हमने डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक टाइम यहाँ पहले से था, एक टाइम यहाँ पे पहले से था, ठीक है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L, नीचे हो गए 2 टाइम T हो गया। तो मास तो नहीं है हमारे पास, मास क्या आ जाएगा 0, L क्या है 1, और T क्या हो जाएगा -2। तो ऐसे आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो। उसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, बाकी अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। और नेक्स्ट आया मोमेंटम, ठीक है। अब ये टर्म्स क्या होती है, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम, आपको पता होगा, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है हम आगे चैप्टर्स करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे तो फोर्स मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे एनर्जी, वर्क डन और पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते आगे आगे ये सारी टर्म्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। उसके बाद है मास। तो मास देखो यहाँ पे मास आ गया तो M1 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का हमने पीछे जैसे यहाँ पे निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, तो L भी 1 हो जाएगा, पर T क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। T क्या आ जाएगा हमारे पास -1। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स। अभी फोर्स का क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास का तो M आ जाएगा, मास का क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, तो एक्सेलरेशन का आया था L1 T-2। तो ये हमारे पास फोर्स का बन गया। देखो अगर आप डेराइव करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो कि ये मास आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन में, देखो ये रहा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी को फर्दर डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके ये फॉर्मूला, और मास का तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एनर्जी, वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन दोनों ही सेम टर्म्स होती है, एक तरह से अलग अलग टर्म्स होती हैं इन द सेंस वैसे तो मत जो फोर्स फॉर्मूला क्या रहता है वो सेम ही रहता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो हमारे पास फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, M1 L1। देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, M1 L1 T-2। तो फोर्स का आ गया यहाँ पे, डिस्टेंस एक और आ गया, विच मीन्स यहाँ पे L क्या हो जाएगा 2,
M1L2T-2 क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास पावर। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो अभी हमने ऊपर वर्क का निकाला, वर्क का क्या आ गया M1L2T-2 और नीचे एक और टाइम आ गया हमारे पास। तो क्या बन जाएगा ये M1L2T-3 हो जाएगा, ये T- क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू में एरिया। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला था हमारे पास M1L1T-2 नीचे एरिया आ गया तो एरिया क्या आ जाएगा L2, एरिया आ जाएगा L2। अब देखो M1 एज इट इज़, L को अभी रहने देते हैं, T-2 एज इट इज़। देखो L की पावर यहाँ पे 1 है, L की पावर 2 है, तो ये कैसे बचेगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 बचेगा, तो 1 ऊपर आएगा, क्या आ जाएगा -1। तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला फॉर द प्रेशर। नेक्स्ट आया हमारे पास टॉर्क, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आया हमारे पास टॉर्क। अभी ना आपको ऐसे फॉर्मूला क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला किसके साथ सेम होगा। देखो टॉर्क और एनर्जी का फार्मूला देखो क्या है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, चाहे वो परपेंडिकुलर है बट फार्मूला सेम है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस टॉर्क, एनर्जी वर्क डन भी फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा, क्या आ जाएगा M1L2T-2 क्या आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। M1L2T-2 क्या आ जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो छोटी क्लासेस में मे भी आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा, कैपिटल G होता है, उसका फॉर्मूला देखो फोर्स डिस्टेंस स्क्वायर मास स्क्वायर। अभी देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है M1L1T-2, ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस L2, ये लिख दिया मैंने, नीचे क्या आ जाएगा मास, मास का क्या आ जाएगा M2, मास का क्या आ जाएगा M2। आगे क्या लिख सकते हो आप, उसके बाद देखो ये M1 है, यहाँ पे 2 है, एक ही बचेगा नीचे, M-1 हो जाएगा। L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो L टोटल कितना हो जाएगा 3। बेसिक मैथ्स लग रहा है यहाँ पे। और T क्या आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो कुछ एक टर्म्स है ये, इनके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं है बट फिर भी देखो डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशंस, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जिनकी यूनिट्स होती है हमारे पास, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स होती है, मतलब जितनी भी हमने सारी पढ़ी वो डायमेंशनल वेरिएबल्स है हमारे पास। जैसे वेलोसिटी पढ़ लिया हमने, ठीक है, फोर्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला भी है और हमारे पास इनकी यूनिट्स भी है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ठीक है। क्या है हमारे पास डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी ना तो कोई डायमेंशंस होती है बट है वो वेरिएबल्स है, मतलब उसकी यूनिट्स नहीं है बट उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उसकी वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसी बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, मोल फ्रैक्शन के बारे में पता होगा, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ के आ गए हो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोल फ्रैक्शन। तो इनकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, इनकी यूनिट्स कोई नहीं बट इनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल लेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज करती है बट उनकी कोई डायमेंशंस नहीं है, उनको बोला जाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल। उसके बाद है हमारे पास डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब कि ऐसे कांस्टेंट जिनकी यूनिट्स होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग डायमेंशंस बट कांस्टेंट वैल्यू। जैसे अभी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या पढ़ा हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो उसकी कांस्टेंट की जो क्या है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है बट उसकी यूनिट्स भी होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आपने सुना होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में सुना होगा, तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है, इसकी भी यूनिट्स होती है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है जिनकी फिक्स वैल्यू होती है और यूनिट्स होती है, तो ऐसे ये डायमेंशनल कांस्टेंट हो गए हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट जिसकी ना तो यूनिट्स है और उनकी वैल्यूज़ भी क्या होती है हमारे पास फिक्स्ड होती है। जैसे पाई इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल इज़ अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब ना तो इसकी कोई यूनिट्स है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, एक्सपोनेंशियल की भी यहाँ पे 2 पॉइंट में समथिंग वैल्यूज़ आ जाती है, तो इनकी कोई यूनिट्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये टर्म्स थी हमारे पास।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके पास। देखो इसके ऊपर अगर हम थ्योरी क्लास की बात करें तो थ्योरी क्लास में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, बट ये क्वेश्चन की कन्वर्जन एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम होता है ना यूनिट्स का, देखो एक एसआई सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा, डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो एक एसआई सिस्टम होता है, एक सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम के बारे में हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगी कि बताओ 100 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि किसकी यूनिट होती है, न्यूटन। न्यूटन ने किसके ऊपर काम करा था, फोर्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर काम करा था, फोर्स के ऊपर, विच मीन्स ये किसकी यूनिट्स है, ये हमारे पास फोर्स की यूनिट्स है, ठीक है। आगे हम फोर्स के बारे में डिटेल में करेंगे। तो ये फोर्स की यूनिट है, तो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे फोर्स का, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पीछे हमने सीख लिया डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर यूनिट को इसमें कन्वर्ट करो, सबसे पहले काम होता है देखना आपको कि वो किसकी यूनिट है। आपने देख लिया, उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो, लिख दिया। जो भी पावर्स होगी, जो M की पावर है वो A होता है, उसकी वैल्यू 1, जो L की पावर है वो B होता है, उसकी वैल्यू भी 1, और जो T की पावर है वो C होता है, उसकी वैल्यू आ गई -2। और जो हमें वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, जैसे ये 100 दे रखा है, ये हमारा होता है N1, ये क्या होता है हमारा N1। उसके बाद एक फार्मूला हमने N2 फाइंड करना होता है। देखो M2 का फार्मूला क्या है हमारे पास, M1 M2 पावर A, और यहाँ पे आता है हमारा N1, L1 L2 पावर B, T1 T2 पावर C, ठीक है। A B C वैल्यू हमें पता है, N1 भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये M1 M2 L1 L2 T1 T2 ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो N2 को एज इट इज़ रहने दो, N1 क्या आ गया हमारे पास 100, N1 आ गया 100। अब हमने कौन से सिस्टम से जाना है, न्यूटन। न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स की एसआई यूनिट है, और जो ये डायन है ये सीजीएस यूनिट है। तो हमने एसआई सिस्टम से सीजीएस में जाना है। किस सिस्टम से, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, किस सिस्टम से, एसआई सिस्टम से हमने किस सिस्टम में जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है, ठीक है। एसआई से हमने सीजीएस में जाना है। तो हमें पता होनी चाहिए कि एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है। तो मास की यूनिट होती है 1 किलोग्राम। तो जो सिस्टम गिवन दिया होता है वो ऊपर आएगा, तो 1 किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में होती है ग्राम। ऐसे ए की वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगी 1। अब लेंथ की यूनिट ऐसे ही सिस्टम में होती है मीटर, तो 1 मीटर, और सीजीएस सिस्टम में होती है सेंटीमीटर, आ जाएगी 1। और जो टाइम है उसमें कोई भी सिस्टम हो उसकी यूनिट सेकंड ही होती है, और इसकी पावर आ जाएगी -2। अब देखो ये N2 ये 100 एज इट इज़ आ गया। अब इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये सेम यूनिट्स नहीं है हमारे पास, तो हमें सेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोग्राम को कन्वर्ट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, पावर तो 1 है नहीं लिखेंगे, मीटर 100, सेंटीमीटर, नीचे भी आ जाएगा सेंटीमीटर। ये सेकंड ये तो कैंसिल हो गया, 1 की पावर -2, वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा 100, 1000 और 100, जिसको क्या लिख सकती हूँ मैं 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, विच मीन्स 100 जो न्यूटन होंगे हमारे पास वो 10⁻⁷ डायन के इक्वल होंगे, वो 10⁻⁷ डायन के इक्वल होंगे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने न्यूटन या डायन होते हैं, वो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है, उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब ये देखो दूसरा फॉर्मूला, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, 100 अर्क को कन्वर्ट करना है जाउल में। पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्क और जाउल किसकी यूनिट होती है। तो अर्क और जाउल हमारे पास वर्क डन की यूनिट होती है। ये एनर्जी ले लो, किसकी यूनिट होती है, ये वर्क डन की यूनिट होती है। तो जाउल इज़ एसआई यूनिट और अर्ग इज़ अ सीजीएस यूनिट। अब हमें सीजीएस से एसआई सिस्टम में जाना है, तो हम वही फार्मूला लिखेंगे। देखो क्या N2 ही लिखेंगे, नहीं, सबसे पहले हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, वर्क डन का। तो क्या आएगा वो होता है हमारे पास M1 L2 T-2। तो यहाँ से A1 B2 और C तो हमारा -2 ही रहेगा, ये आ गया। अब लिखेंगे हम वही फार्मूला, N2
इज इक्वल टू में n1, तो यहाँ क्या आ जाएगा m1 m2 पावर a, l1 l2 पावर b, t1 t2 पावर c। अब देखो n1 गिवन क्या दे रखा है 100। अब यहाँ पे चेंजेस होंगे हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रह रहा है। अभी n1 गिवन कौन सा फॉर्मूला है, CGS, तो CGS फॉर्मूला गिवन है, तो हम ऊपर अपनी CGS यूनिट रखेंगे। तो मास की CGS यूनिट क्या होती है हमारी, ग्राम, तो 1 ग्राम, नीचे आ जाएगा 1 किलोग्राम, क्योंकि नीचे ऐसे ही रखेंगे। इसमें आ जाएगा 1 है ना इसकी वैल्यू, 1 सेंटीमीटर, और नीचे आ जाएगा मीटर, इसकी पावर 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकेंड पावर आ जाएगा -2। अब देखो 100 एज इट इज़ रहेगा। अब फिर से हमें किलोग्राम को ही कन्वर्ट करना है, बट वो किलोग्राम अब नीचे आएगा, क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। इधर भी 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, ये तो हमारा 1 ही बनेगा। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या 100, ये 1/1000। यहाँ पे देखो 100 की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स 100, तो 1 2 ज़ीरोज़ कैंसिल होगी, क्या बचा 1 में, क्योंकि ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा 1 2 3 4 5, 10⁻5 नीचे। हम यहाँ लिखेंगे 100 जो अर्ग आएगा वो हमारे पास 10⁻⁻⁻ जूल के इक्वल आएगा। वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा 10⁻⁻5 जूल के इक्वल आएगा, क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो यहाँ वैल्यू छोटी होती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ वैल्यू क्या आ जाती है छोटी। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना कौन सा सिस्टम आपको दिया गया, उसको पहचानना है वो किसकी यूनिट है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख के हमें वैल्यूज़ को लिखना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन से सिस्टम में जाना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होगा। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास चेक द करेक्टनेस, कि आपको ये फार्मूला दे रखा है, आपको बताना है कि क्या ये सही फार्मूला है। देखो इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी अपने के लिए पता होना चाहिए आपको। देखो कैसे, S इज इक्वल टू में UT प्लस में हाफ AT²। अब इसमें जितने भी टर्म है 1 2 3, इन तीनों टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला करेक्ट होगा। S इज़ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस, इसका फार्मूला तो आ जाएगा L। U इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होता है L T-1, और यहाँ पे एक T एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट का कोई फार्मूला नहीं होता है। एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है L T-2 और T2 आ जाएगा साथ में, ये वाला L एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे T- पावर है, यहाँ पे T+ पावर है, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे L। यहाँ पे T-2 पावर है, यहाँ पे -2 पावर है, कैंसिल, क्या बचा L। तो all the terms have a same dimensional formula which means this formula is a dimensionally correct। तो ये फार्मूला करेक्ट है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। जो हमने ऊपर एप्लीकेशन पढ़ी ये इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और आगे हम थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं, वो एप्लीकेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। देखो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि आपको डिफरेंट टर्म्स दे रखी होती है कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपको रिलेशन फॉर्म करना होता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द थर्ड प्रॉपर्टी, या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन है हमारे पास किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हियर वी कैन सी दैट कि आपको अलग अलग टर्म्स दे रखी है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दे रखी है, आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूलाज को यूज़ करके, ठीक है। अब इन डायमेंशनल फार्मूला को यूज़ करके आप कैसे फार्मूला डेराइव कर सकते हो वो हम सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है जिसका मास m है, मूविंग इन ए सर्कल जिसकी रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी v है। तो ये डिपेंड कर रही है m पे, v पे, r पे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। हमारे पास एक फोर्स है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। अब इसका रिलेशन बनाना है हमें, तो हम इनकी पावर ना a, इसकी b, इसकी पावर c कंसिडर कर लेंगे। इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, किसी की भी पावर कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो। जितनी टर्म्स होंगी उतनी पावर चली जाएंगी। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे डेराइव करेंगे। अब देखो यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, क्या होता है फोर्स का, m1 l1 T-2। अब जो भी यहाँ पे टर्म है मास, ये मास है तो मास का डायमेंशनल फार्मूला तो m ही होगा, उसकी पावर हो जाएगी a।
उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस में 1, उसकी पावर हो जाएगी बी। उसके बाद हमारे पास ये रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इज अ डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास सी। अब देखो एल इसमें भी आ रहा है, एल इसमें भी आ रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगी, ये जो मास है उसकी पावर ए लिख दी मैंने ऐसे ही, ठीक है। अब जो एल है, देखो एल, एल की पावर क्या आएगी, यहाँ से तो बी आ जाएगी, वो भी मैंने लिख दी। यहाँ से एल की पावर क्या आ जाएगी, सी, तो प्लस में सी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये आ गई एल की पावर। अब बारी आई टी की पावर, तो टी की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ से -1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी आ जाएगा। एम की पावर भी आ गई, एल की पावर भी आ गई, डी की पावर भी आ गई। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग powers of M, L, T on both sides, कि तीनों तरफ हमें पावर्स को क्या करना है, मतलब दोनों साइड तीनों की पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो M की पावर कितनी है A, इस तरफ M की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है B प्लस में C, इस तरफ L की पावर 1, B की पावर T की पावर -B, इस तरफ के -2। अब ये माइनस से माइनस कैंसर, तो B क्या आ गया 2, इस 2 को यहाँ पे पुट कर दो, 2 प्लस में C इज इक्वल टू में 1, तो C क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2 है उस तरफ जाके माइनस का, C इज़ -1। तो A की वैल्यू भी आ गई, C की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गया, फॉर्मूला में पुट कर दो, F इज इक्वल टू में M 1 वैल्यू, V की वैल्यू V की पावर 2 वैल्यू, C की पावर C क्या था हमारे पास R ना, इसकी पावर -1, तो किसी की भी पावर जस्ट अ सेकेंड ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। F इज इक्वल टू में ये तो बन जाएगा mv², R नेगेटिव है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारी आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी होता है mv²/r। तो ऐसे आप किसी भी रिलेशन को खुद से बना सकते हो, ठीक है, किसी भी रिलेशन को खुद से आप बना सकते हो, कि आपको बताया गया है कि ये पर्टिकुलर टर्म इस इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आपको सभी का डायमेंशन फॉर्मूला लेके ऐसे आप बना सकते हो। इसका भी क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है। तो डायमेंशन एनालिसिस की फर्स्ट और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, क्या है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इसके ऊपर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। एक ही बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, बट आगे इन फ्यूचर इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अगर क्वेश्चन नहीं आया बट फिर भी आपको अपने लिए इसके बारे में पता होना चाहिए कि आगे आगे ये यूज़ होता है। तो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमो मीन्स सेम, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ये तो हम सेकंड एप्लीकेशन में सीख के आए हैं कि जो डायमेंशन होती है कोई भी इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स होंगी, लाइक ये लिखी है मैंने VABT, तो इसमें ये जो ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, टोटल 3 टर्म्स है, तो तीनों की डायमेंशन सेम होगी, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन ऐड, जैसे ये ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो जो भी क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है वो हमारी सेम होती है, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके ऊपर फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे आपको लिखा हुआ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन दिस फॉर्मूला, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करो इस फॉर्मूला से। अभी हमने पढ़ा कि जो तीनों टर्म्स है उनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होंगे। वी इज़ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास LT-1, तो ए का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा, तो ए का तो डायमेंशन फॉर्मूला ये आ गया। अब बारी आती है BT, तो ये जो BT है इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के ऊपर ही LT-1, बट ये जो T है इसको भी दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ आ जाएगा T, यहाँ आ जाएगा तो अब यहाँ से हमारे पास ये जो T है इसकी पावर 1 है, ये -1 है, जब ये T वाली पावर -1 ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी -2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा LT-2, तो ऐसे आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। देखो आगे 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है ये प्रेशर है, आपका प्रेशर जो डिपेंड कर रहा है A+ में T² अपॉन में BT पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो
इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तो एक ही टर्म है, मतलब ये प्रेशर के इक्वल होगा, बट ये ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। अब इस ध्यान को देखो, ध्यान से देखो इसको, ए और जो टी स्क्वायर है ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड, विच मीन्स ये दोनों सिमिलर टर्म्स होंगी, विच मीन्स जो ए होगा वो किसके इक्वल होगा, वो T2 के इक्वल होगा। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा हमारे पास, T2 आ जाएगा, ठीक है। अब बी के निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी का निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जो ये पी बी टी टर्म होगी इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास टी स्क्वायर के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये जो टर्म है आगे इधर ए प्लस टी स्क्वायर बचता है, जब मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगी तो ये ए प्लस में टी स्क्वायर बचता है, तो इसका पूरी टर्म का फॉर्मूला इसके इक्वल होगा या इसके इक्वल होगा। अभी प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास फोर्स इंटू में एरिया होता है, तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला हमने निकाला था पीछे, उसका फॉर्मूला था M1 L-1 T-2 ये, ठीक है। बी तो कांस्टेंट है, उसको साथ में एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पे टी आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर ही रहेगा ये। आगे देखो बी हमारा एज इट इज़ रहेगा, टी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, बाकी सभी को नीचे ले जाओ क्योंकि वो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड, L-T-2 यहाँ पे टी, ठीक है। अब ये वाले एक टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्या बचेगा, M1 है, ऊपर लेके जाना पड़ेगा -1, L-1 है, ऊपर जाएगा पॉजिटिव का 1, अब T-2 बचा है, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, और एक 1 यहाँ पे बचा हुआ है, एक 1 यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से -1, एक 1 यहाँ से बचा हुआ है, -2 ऊपर जाके +2, तो वो टोटल कितना बचेगा, +3। तो ऐसे इसका बी का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, बी का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ये है अल्फ़ा का हमें निकालना है डायमेंशन फार्मूला, तो ये क्या दिखा, प्रेशर E पावर अल्फ़ा टी स्क्वायर। अब देखो किसी की भी पावर अल्फ़ा टी स्क्वायर, कभी भी किसी की भी पावर किसी वेरिएबल में नहीं होंगी तो हम बोलेंगे किसी नंबर में होगी, कांस्टेंट इज़ कोई भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे, प्योर नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमें अल्फ़ा निकालना है, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट अपॉन में टी स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे, कांस्टेंट का तो कुछ भी नहीं होगा, m में 0 हो जाएगा, l में भी 0 हो जाएगा, t में क्या आ जाएगा, -2। दीज आर द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से आप डायमेंशन फार्मूला किसी भी टर्म का निकाल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं बोल रही थी आपको कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, उसकी बात कर रही थी ना मैं। तो देखो हमारे पास 4 टाइप्स के सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला है एफपीएस सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर इंजीनियर्स ने बनाया था। तो देखो हम जो है अपना जो मेन जो टर्म्स है मास, लेंथ और टाइम को लेके चलते हैं, मास, लेंथ, टाइम। तो एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड। एस की यूनिट हमेशा, जो टाइम है उसकी यूनिट हमेशा सेकंड रहेगी, कोई भी हमारे पास सिस्टम हो। अब देखो एफ फॉर फुट, फुट जो है वो हम क्या किसी की हाइट मेजर करने के लिए करते हैं, तो मतलब लेंथ होगी एक तरह से। तो यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें लेंथ की यूनिट फुट हो और मास पाउंड, पाउंड क्या होता है, मास को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मास की यूनिट पाउंड हो, टाइम की यूनिट सेकंड हो, तो उसको बोला जाता है एफपीएस सिस्टम। उसके बाद है एमकेएस सिस्टम, जो कि फ्रेंच सिस्टम है। उसमें क्या है, एमकेएस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब 6 सेकेंड। एम मीटर किसकी होगी हमारे पास, लेंथ की, किलोग्राम हो जाएगी मास की, और टाइम की क्या हो जाएगी, सेकेंड। नेक्स्ट आता है सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो यानी कि लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, सेंटीमीटर, मास की यूनिट हो जाएगी ग्राम, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। उसके बाद आता है हमारे पास एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स अडॉप्टेड इंटरनेशनली। मतलब ये जो सिस्टम है ये हर एक कंट्री को फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हम क्या ट्राई क्या करते हैं कि आपका आंसर तभी आ सकता है जब आप हर एक टर्म की जो यूनिट्स है वो एसआई लेंगे, ठीक है। जब तक हम किसी भी टर्म की यूनिट एसआई नहीं लेंगे तब तक हमारा जो भी न्यूमेरिकल है वो सही नहीं आएगा। हमेशा इसको एसआई सिस्टम को बेस मान के चलते हैं, जिसमें मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स थी। उसके बाद ना कुछ एक प्रीफिक्स है, इनको आपको याद करना है, ठीक है। ये मैंने लिखे हुए हैं, आगे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको आपने याद कर लेना है। ये हमारी बिगर यूनिट है और इस तरफ मैंने स्मॉलर यूनिट्स लिखी है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। इसमें तो हमारे पास डेका 10⁻⁴, हेक्टो इज़ 10⁻², उसके बाद 3 का टेबल चलता है।
3, 6, 9, 12, 15, 18। किलो तो पता ही है क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो किलो का मतलब होता है 1000, 10⁻3। उसके बाद मेगा, मेगा का मतलब है 6, उसके बाद गीगा 9, टेरा इज़ 12, देन पेटा इज़ 15 एंड देन एक्सा इज़ 80। उसके बाद स्मॉलर यूनिट होती है, डेसी से स्टार्ट होती है, तो इट इज़ अ 10⁻⁻1। ठीक है, देखो 10⁻⁻1। और सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10, पीको का 10⁻12, फेमटो का 10⁻15, एटो का 10⁻18। और ये इनकी यूनिट है। देखो एम, यहाँ पे 2 यूनिट्स है हमारे पास, मिली और माइक्रो एम से। तो मिली के लिए एम, माइक्रो के लिए ऐसे म्यू वर्ड यूज़ हम करते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखो जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है ना वो आपके पास 1 माइक्रोमीटर है। ठीक है, जैसे एटम्स है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं तो उनकी जो यूनिट्स है वो ऐसे स्मॉलर यूनिट्स होती है। माइक्रोमीटर ले रखा है आपको, पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 मीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻6 मीटर। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप ये वैल्यू लेके यूज़ करोगे, ना कि ये वाली वैल्यू, तो आपका आंसर गलत आ जाए। तो माइक्रो का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो का मतलब 10⁻6, तो माइक्रो की जगह 10⁻6 लिख दो, बाकी एज इट इज़ हो जाएगा। बाकी अगर हम ऐसे लिखें कि आपको दे रखा हो 2 मेगा, मेगा के लिए एम यूज़ होता है, तो मेगा ग्राम मैं कैसे लिखूँ, मेगा सेकंड दे रखा है आपको, मेगा सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है, मेगा सेकंड दे रखा है, टाइम है, टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। तो ये मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6। तो एम की जगह मैंने लिख दिया 10⁻6, ये सेकंड ऐसे। तो ये ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट होगी। तो जो भी यूनिट है, अगर आपको पिको दे रखा हो 10⁻12 से हम मल्टीप्लाई कर दें, टेरा दे रखा हो तो 10⁻12 से, पिको इज 10⁻⁻12 से। ये आपको पूरा नाम नहीं लिख के देंगे, ऐसे देखें PM, जैसे ऐसे दे देंगे आपको कि 1, किसी की लेंथ जो है वो 1 PM है। PM आपको स्मॉल p दे रखा है, आपको याद करना पड़ेगा खुद से, पिकोमीटर है तो पिको हमें तो SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई में 10⁻12 मीटर, ऐसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। बट आप कन्वर्ट तभी कर पाओगे अगर आपको इनके बारे में पता है, तो इसको आपको याद करना है। देखो ये जितने भी आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम तभी आती है क्योंकि हम यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाते। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मतलब कि जो लार्जर यूनिट है एक तरह से। ठीक है, हमने लेंथ्स की काफ़ी सारी यूनिट पढ़ ली, मीटर, सेंटीमीटर, ये भी जो डेका हेक्टो, ये लार्जर यूनिट, स्मॉलर। बट हमें कुछ ज़्यादा ही लार्जर यूनिट्स चाहिए। ठीक है, जैसे ये है पहली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जैसे हमें डिस्टेंस फाइंड करना सन और मून के बीच में, मून और अर्थ के बीच में, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसके लिए स्पेशल यूनिट्स बनाई गई है हमारे पास। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो कि यूज़ की जाती है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अर्थ फ्रॉम टू द सन। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि मीटर में चाहिए हमें ऐसे यूनिट में, तो वो हमारे पास 1.496 इंटू में 10⁻11 मीटर होती है। इसको 1.5 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद लाइट ईयर आता है। देखो ईयर से हम बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ईयर है तो ईयर तो टाइम के लिए, तो ये टाइम की यूनिट नहीं होगी, बट ये जो यूनिट है ये हमारे पास लेंथ की होती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर फॉर स्टार टू स्टार मेजरमेंट, कि आपको स्टार से स्टार को मेजर करना है, तो एक साल में जो लाइट है वो कितना ट्रैवल कर रही है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, इसको याद करना है आपको। ठीक है, ऐसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद थर्ड जो यूनिट है वो है पैरालेटिक सेकेंड, या इसको पार्सक। कभी भी ये पार्सक नहीं देंगे, ऐसे देंगे पैरालेटिक सेकेंड इज द यूनिट ऑफ सेकेंड। को देखते हमारे दिमाग में आएगा कि ये टाइम की यूनिट होगी, बट नहीं, ये किसकी यूनिट है, ये हमारे पास लेंथ की यूनिट है। ठीक है, तो इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ ए लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ ए आर्क। मतलब ये हमारे पास एंगल्स में जब यूनिट्स को फाइंड आउट करना होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये 1 पार्सक इसके इक्वल होगा 3.084 इंटू में 10⁻16। ठीक है, देखो यहाँ पे 10⁻11 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 16 है, विच मीन सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पार्सक, पैरालेटिक सेकेंड, उसके बाद लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इनमें रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कितनी बड़ी है। तो सबसे बड़ी इज पैरालेटिक सेकेंड, देन लाइट ईयर, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सेकेंड। ऐसे हम कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स एरिया की भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट्स हम टाइम की भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। सो अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया।
प्रैक्टिकल्स ये एकड़ और हेक्टेयर तो आपने सुना होगा, ठीक है, एकड़ और हेक्टेयर आपने में भी सुना होगा, बट बार्न जो है ये नहीं सुना होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि बार्न किसकी ऐसा यूनिट है। तो बार्न जो है वो यूज़ की जाती है वेरी स्मॉल एरिया सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियस बहुत छोटे होते हैं, उसके क्रॉस सेक्शन को मेजर करनी, बहुत ही छोटी यूनिट है ये, ठीक है। तो 1 बार्न इज इक्वल टू, देखो 10⁻⁻28, बहुत छोटा है, मीटर स्क्वायर। एकड़ इज मेजर फॉर द लार्जर एरिया, जैसे हमारे पास जो लैंड्स है उसको मेजर करना हो तो वो उसमें ये वाली यूनिट्स यूज़ की जाती है। तो 1 एकड़ इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हेक्टेयर ये सबसे बड़ी, मेजरिंग फॉर द लार्ज एरियाज, मतलब एरियाज को मेजर करनी है। हेक्टेयर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 एकड़ में 4000 अप्रॉक्सीमेटली मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। कुछ एक यूनिट्स आपने इसमें से सुनी होंगी, तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। तो पहले हम लार्जर यूनिट्स देखेंगे फॉर मेजरिंग लार्जर मास। 1 टन, टन सुना होगा आपने, टन इज़ 1000 kg, क्विंटल 100 kg। 1 स्लैग, स्लैग इज़ 14.57। ये एक ना स्लैग जो होता है ना, ये हमारा एक बॉक्स सा होता है, ठीक है। हमने भी गांव में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्लग, सॉरी नॉट स्लैग, स्लग। वो 14.57 kg के इक्वल होता है। पाउंड आपने सुना ही है, ठीक है, वो मतलब कि हमने देखा था ना जो FPS सिस्टम था हमारा, ब्रिटिशर इंजीनियर्स ने यूज़ करा था, तो वहाँ पे यूनिट यूज़ की जाती है। तो 1 पाउंड में 1 पाउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली ½ kg के इक्वल होता है। 0.4563 ना इज़ 0. मतलब अप्रॉक्सीमेटली ½ kg। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये भी मास की यूनिट है, देखो 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 SCL इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स द मास ऑफ सन, 4 टाइम्स द मास ऑफ सन। तो आपको पता है कि सन बहुत बड़ा है, तो उसका मास कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका भी ये 1/4 टाइम्स है, विच मीन्स ये वाली बहुत बड़ी यूनिट्स है और ये लार्जेस्ट यूनिट है मास की, ठीक है। उसके बाद वेरी स्मॉल मासेस के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज़ करते हैं, इसको हमने केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम की। नेक्स्ट हम करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। ये रहा प्रैक्टिकल यूनिट्स। सोलर डे, तो सोलर डे क्या होता है, मतलब वो वाला टाइम जितने टाइम है जो अर्थ है हमारे पास अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अपने एक्सेस पे। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू सन, यानी कि 24 आवर्स। Sidereal day, the time taken by Earth to complete 1 revolution about its own axis with respect to stars, क्योंकि stars भी है ना, ये with respect to sun है, sidereal day is with respect to star है। सोलर ईयर की बात है, मतलब कि कितना टाइम लेती है सन के अराउंड वो एक तरह से अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसको बोला जाता है सोलर ईयर। और 1 सोलर ईयर इज इक्वल टू 360.25 डेज, मतलब हम तो 365 डेज़ की काउंट करते हैं ना, बट उसमें 2.5 भी होता है, तभी हमारे पास 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है, 2.5 ऐड करके एक डे एक्स्ट्रा हो जाता है। उसके बाद लुनार मंथ, तो लुनार मंथ हम बोलते हैं वो किसके लिए, मून के साथ में। इट इज़ द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ के अराउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, तो 27.3 डेज, 27.3 डेज। उसके बाद शेक इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। 1 शेक किसके इक्वल होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। हम चलते हैं आगे। तो ये ना कुछ एक मेथड्स है हमारे पास, लाइक लेज़र मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड, इको मेथड, क्योंकि ये हमारे पास NCERT की बुक्स में मेंशन थी, तो इसीलिए मैंने इसको लिया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो लेज़र मेथड है, ये रिफ्लेक्शन मेथड है फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ ए मून, ठीक है। मून का डिस्टेंस जो है वो मेजर करने के लिए रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, इसमें लाइट डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन मेथड हो गया। लेज़र की फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि डिस्टेंस ऑफ ए मून को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, लेज़र मेथड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रडार, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है हमारे पास, रडार। तो रडार इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस नियर बाय प्लैनेट्स, की जो सबसे नज़दीक हमारे पास प्लैनेट्स है उसका डिस्टेंस कितनी दूर है, उसको रडार मेथड यूज़ करते हैं। तो रडार की फुल फॉर्म इज़ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग।
नेक्स्ट इज सोनार मेथड, ये हमारे पास सी की डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसका इको मेथड भी होता है, ये हमारे पास हिल्स की डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि जो हिल्स है, जैसे बताया जाता है ना कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 808 मेरे को भूल गया एग्जैक्टली 8048 कुछ करके ऐसे मीटर है, तो वो कैसे मेजर की गई है, इको मेथड से, ठीक है। तो अब हम करेंगे आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर ऑर्डर। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ऑर्डर, और ये प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स वाई मेरे को ये लेना पड़ा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का आपको ऑर्डर फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब 10 की जो भी पावर होती है, 10 की जो भी पावर होती है वो हमारा ऑर्डर होता है। n इज इक्वल टू n इंटू में 10 रेज टू पावर x। अब ये n कैसे डिसाइड करेंगे, n हमेशा 0.5 से लेकर के 5 के बीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल से करते तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था हम वही डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन आया था कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ 11, कि आपको 11 का ऑर्डर फाइंड करना है। अब इस 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 11 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने क्या करा, 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये नंबर 11 था, इसका ऑर्डर हम डायरेक्ट भी नहीं लिख सकते हैं, ये नंबर 11 था, तो अगर ये नंबर 11 था, क्या ये इस रेंज के बीच में फॉलो कर रहा है, n शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन और इक्वल टू बी 5 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, और 0.5, तो 11 तो बड़ा है तो उसको हमें छोटा करना पड़ेगा। छोटा हम कैसे कर सकते हैं, 10 से डिवाइड करके, 10 से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं, बट हम 1000 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्या हमारे पास 11 मतलब ये आ गया हमारे पास 11/10। क्या 11/10 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू में 10 रेस्ट पर यहाँ पे 1, अब यहाँ पे था 11, तो 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये वाली फॉर्म बन गई हमारे पास कि n इज इक्वल टू में n इंटू में 10 रेस्ट पावर x, n शुड बी बिटवीन 0.5 एंड 5, ठीक है। तो 0.5 एंड 5 के बीच में ही है हमारे पास 1.1, तो ये बन गया इसी ऑर्डर में। तो 10 की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ऑर्डर ऑफ 11 शुड बी 1, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास 11 का 1। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आपको आ गया ऑर्डर, लेट्स से आपको बोला गया ऑर्डर फाइंड करो 555 का, 555 का ऑर्डर फाइंड करो। अब इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये 555 जो है ये हमारे पास 0.5 और 5 के बीच में लाई नहीं कर रही है वैल्यू, तो या तो 0.5 यानी कि 5 होनी चाहिए वैल्यू। तो 5 अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, देखो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल लगाती हूँ तो उसके लिए यहाँ पे डेसिमल लगाने के लिए मेरे को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट अगर मैं 100 से डिवाइड करती हूँ यहाँ पे डेसिमल आएगा तो डेसिमल तो 5 पॉइंट में 5 आ जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें तो डेसिमल यहाँ लगाना है, तो हम 3 डिजिट छोड़ के लगाना है, तो हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से ही डिवाइड। तो इसको मैं क्या लिख पाऊँगी 0.555 और ये आ जाएगा 10 रेस्ट पावर 3, तो ऑर्डर इज इक्वल टू में 3, ऑर्डर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम अपना थर्ड, लेट्स से मैंने लिखा, लेट्स से आपको 1 का ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। 1 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। अब देखो ये 1 है, तो 1 जो है इस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 इस वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इसको हमें 10 की पावर में भी लिखना पड़ेगा, तो 10 की पावर 0 होगी यहाँ पे, क्योंकि 1 तो 1 नहीं है, 10 की पावर 0 से क्या आ जाएगा 1, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, 0.5 से 5 के बीच में ही लाई कर रहा है, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो विच मीन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 0, क्योंकि 10 की पावर क्या आ गई 0, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 0। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको आ गया लेट्स से 77 का ऑर्डर फाइंड करो, तो 77 इज़ ग्रेटर देन 5, तो 5 से तो बड़ा है, तो 5 से छोटा करने के लिए हमें इसको क्या, अगर मैं एक पॉइंट लगाती हूँ तो 7.7 ऑल्सो 5 से बड़ा, तो हमें 100 से करना पड़ेगा, 100 से करा तो 100 से यहाँ करना पड़ेगा, तो ये क्या बन ये क्या बन जाएगा 0.77 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर 2, तो ऑर्डर क्या बन गया यहाँ से, ऑर्डर आ गया हमारे पास 2।
ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये है आपके पास ऑर्डर, किसी भी नंबर का आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास 4th चैप्टर। इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया, पर ये बेसिक है, ये आपका क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।